हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज है हमारा 8वां दिन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। ठीक है, तो प्रत्यास्थता में क्या क्या आपके एनडीए में आता है, जितना आपके एनडीए में आता है केवल हम लोग यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर कंप्लीट डेरिवेशन वगैरह आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके भी वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे कि कोई रिजल्ट कहाँ से आया। ठीक है ना। अदरवाइज एनडीए में जितना कुछ आता है वो सब के सब हम आपको आज के इस पूरे कंप्लीट क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें या उसका प्रीमियर सेट करें आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए और आपको कोई भी क्लास कोई भी वीडियो अपलोड मिस ना हो। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। हम आपके लिए पूरा यानी कि पूरा एनडीए के लिए लेके आने वाले हैं कंटेंट, एयरफोर्स के लिए धीरे धीरे लेके आएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए लेके आएंगे, साथ में नीट के लिए भी हम लेके आएंगे बीच बीच में। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, जो मुझे यूट्यूब के जरिए जान रहे हैं, देख रहे हैं, सभी के सभी इस चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना। तो अब आते हैं आज के अपने मुद्दे पर, इलास्टिसिटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जनरली जब हम इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिक नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में रबड़ आता है जिसको हम लोग खींचते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ थोड़ा सा अलग होता है कि रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक सॉलिड मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इस क्लास को हम लोग अच्छे से समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में इलास्टिसिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है ये मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले, ये पूरा एक माइंड मैप है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड माइंड मैप। तो इस माइंड मैप में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, ये सब नहीं आपको पढ़ना है। ये सब स्ट्रेस पढ़ना है, स्ट्रेस क्या होता है, इलास्टिक बिहेवियर पढ़ना है, स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है, उसके ये जो जितने ये टाइप्स हैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल, शियर, वॉल्यूमेट्रिक, स्ट्रेन एनर्जी। तो 1 2 3 ये पढ़ना है। स्ट्रेन एनर्जी अभी आपको नहीं पढ़ना, आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ना है, शियर पढ़ना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ना है हुक्स लॉ। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके इलास्टिक मॉडुलाई यानी इलास्टिक मॉडुलस आपको पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके अलावा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, ये पढ़ना है आपको। इसके एप्लीकेशन नहीं पढ़ने हैं। बाकी ये सारे चीज़ें भी इलास्टिसिटी में ही आती हैं, सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में ही आती हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा क्लास 11th और नीट के बच्चों के लिए होता है ये, ठीक है ना। तो एनडीए में जितने भी चीज़ें पढ़नी है वो सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इलास्टिसिटी होता क्या है, आखिर ये इलास्टिसिटी किस परिंदे का नाम है, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इलास्टिसिटी होता है कि अगर किसी बॉडी पर हम इस तरीके से फोर्स लगाएं कि बॉडी का पूरा शेप और साइज बदल जाए। ठीक है, और जैसे ही अपने फोर्स को हम हटाएं अब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले, तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। समझ में, यानी कि किसी बॉडी को हमने क्या किया कि उस पर फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया। जैसे ही बॉडी पर से अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाया वैसे ही बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है ना। तो बाह्य बल को हटा लेने पर पिंड द्वारा अपनी प्रारंभिक आकार और आकृति को वापस पाने का गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है किसी फोटो से, किसी पिक्चर से, तो आप समझ सकते हो कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये कोई शेप है, ये कोई बॉडी है, ठीक, और इस पर आपने क्या किया, चारों तरफ से हर डायरेक्शन से आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। और जब हर डायरेक्शन से आपने फोर्स लगाया तो इसका साइज ये शेप कुछ ऐसा हो गया। लेकिन जैसे ही आपने हटाया तो बॉडी क्या करता है, आपके एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट भी फोर्स लगाता है, आपके एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट भी फोर्स लगाता है। तो जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो आपने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। और हिंदी में इसको विरूपक बल कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं,
हिंदी में इसे विरूपक बल कहते हैं। और जो अंदर से हमारा फोर्स लग रहा है बॉडी के शेप और साइज को रिस्टोर करने के लिए, इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में इस फोर्स को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो दोनों को हमने हिंदी में बताया, विरूपक बल और प्रत्यानयन बल, ठीक है ना। तो जैसे ही ये फोर्स हम हटाएंगे, ये फोर्स एक्टिवेट हो जाता है, बॉडी के ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में हेल्प करता है। तो इलास्टिसिटी क्या है ये आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आपको डिफॉर्मिंग फोर्स अभी हमने बताया, जो बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर देने वाला फोर्स है, यानी एन एक्सटर्नल फोर्स विच में चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। में चेंज क्यों बोला? क्योंकि अगर कोई सॉलिड बॉडी है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो होने वाला शेप या साइज का चेंज है वो हमें अपीयर नहीं होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा लगाया गया बल बॉडी के आकार को परिवर्तित कर ही दे, उसके आकृति को परिवर्तित कर ही दे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो एन एक्सटर्नल फोर्स विच में चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी बोल सकते हैं कि वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति दोनों को बदलने की कोशिश करता है या बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? या बदल देता है। यहाँ पर कर देता है लिखा गया, या यहाँ पर कर के जगह हम बदल देता है लिख देते हैं, ठीक है ना। या बदल देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं विरूपक बल। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद आता है इसी से इलास्टिसिटी से रिलेटेड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली नाम में ही लिखा है परफेक्टली। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही बॉडी पर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, एग्जैक्टली बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा इंस्टेंटली, है ना। कि जैसे हटाया बल वैसे ही वो तुरंत अपने आप को प्रारंभिक स्टेट में ले आया, तो प्रारंभिक शेप और साइज को रीगेन कर लिया। तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। यानी कि अ बॉडी विच कंप्लीटली रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। हिंदी में बोले तो विरूपक बल हटा लेने पर जो पिंड पूर्णतः अपने आकृति और आकार को पा लेता है, ठीक है ना, वो भी तुरंत फ्रीक्वेंटली, जहाँ पर टाइम इंटरवल डिफॉर्मिंग फोर्स तुरंत हटाया तुरंत रीगेन कर लेगा, तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, तो हाथी के दांत के कंचे, ठीक, यह स्टील अपने आप में एक तरीके से परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक बॉडी क्या है? आप लोगों ने प्लास्टिक देखा होगा। अगर हम प्लास्टिक को खींच के छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाता है। यानी ऐसे बॉडी जिस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन ना कर पाए, उसे हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? आपके सामने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। कि अगर एक मैक्सिमम, यानी कि समझो कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर और हटा लेने पर बॉडी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, तो वह मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको अप्लाई करने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले, एंड बियॉन्ड दिस फोर्स, अगर उसके ज़्यादा अगर अमाउंट में हम बॉडी पर फोर्स लगा दें तो बॉडी कंप्लीटली यानी परमानेंट चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो जिस मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स तक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, या कह सकते हो कि बॉडी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट को? वैसे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इलास्टिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन अ बॉडी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट। यानी विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा, परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता की गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ के प्रत्यास्थता का गुण क्वालिटी समाप्त हो जाती है, उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल। प्रतिबल को हिंदी में तो हम हिंदी में प्रतिबल, अंग्रेजी में इसे स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? स्ट्रेस बोलते हैं। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है, लेकिन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी
उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये हमारी बॉडी है, इस पर आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो, इस पर आप क्या कर रहे हो, इस पर आप बाहर से अगर फोर्स इस तरीके से हम लगा रहे हैं तो बाहर से लगने वाले फोर्स क्या करेगा, बाहर से लगने वाला फोर्स इसके शेप और साइज को चेंज कर देगा, ठीक है ना, इसके शेप और साइज को चेंज कर देगा। तो अंदर से भी तो फोर्स लगता है और अंदर वाला फोर्स क्या करता है, रिगेन करने, इसके ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो जो अंदर वाला फोर्स है इंटरनल फोर्स, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स जितने यूनिट एरिया पर काम करता है तो फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया गिव्स आउट द स्ट्रेस, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझ में आया कि ये फोर्स, यानी कि मान लेते हैं कि ये वाला फोर्स हमारा, इसकी वैल्यू हमारी 10 न्यूटन है, कितनी है, 10 न्यूटन है, और ये कितने एरिया पर काम कर रहा है, मान लो 5 मीटर स्क्वायर के एरिया पर काम कर रहा है, और इसी फोर्स की वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर रहा, तो स्ट्रेस हमारा निकलता है इसी फार्मूला से कि स्ट्रेस बराबर, यानी कि प्रतिबल बराबर फोर्स यानी कि 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया यानी कि 5, डिवाइड कर देने पर रिजल्ट आएगा 2, तो स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। प्रेशर से अलग है ये, प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में होता है और स्ट्रेस इंटरनल फोर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। प्रेशर क्या है कि बाह्य बल जो लगाएंगे ऊपर से हम, ये बाह्य बल के लिए जब हम प्रेशर निकालते हैं, जबकि इंटरनल फोर्स के रिस्पेक्ट में, यानी बाह्य बल को जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर निकल के आएगा, और इंटरनल फोर्स को एरिया से डिवाइड करके इक्वेट करेंगे तो स्ट्रेस निकल के आएगा। ये एक मेजर डिफरेंस है जिसे आप लोगों को याद रखना है, अदरवाइज सिंपली लोग बोल देते हैं कि दोनों का फार्मूला तो सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस ही हमारा प्रेशर है, लेकिन स्ट्रेस प्रेशर नहीं है, प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों और आपके दिमाग में तनाव हो, तो ये इंटरनल थिंकिंग की वजह से है, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेस कहलाता है। लेकिन बाहर से अगर कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस आपको दे रहा है तो उसे हम प्रेशर कहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस सिंपल सी बात है कि ये डिफिनेशन आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा कि द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। हिंदी में बोलेंगे तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो स्ट्रेस बराबर यानी कि प्रतिबल बराबर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रत्यानयन बल बटे एरिया यानी कि क्षेत्रफल। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम अंग्रेजी में पास्कल भी कहते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं, ठीक है। डायमेंशन यानी कि बीमा की इसकी बात करूं तो इसका बीमा का हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा, ml स्क्वायर t-2। तो डायमेंशन भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आप लोगों के क्लास में डायमेंशन से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है, तो डायमेंशन हर क्वांटिटी का आप लोग याद रखेंगे जितनी क्वांटिटी का हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं कि स्ट्रेस के हमारे कितने टाइप हैं, यानी कितने प्रकार के हमारे प्रतिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो हेडिंग आप देख रहे हो ये है प्रतिबल के प्रकार। क्या है बच्चों, प्रतिबल के प्रकार। तो प्रतिबल हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं लेकिन आपको केवल 3 प्रकार का पढ़ना है। एक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। ये क्या होता है, लेंथ के अनुदिश काम करता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि ये सरफेस एरिया है और इस पूरे एरिया पर कितना फोर्स लगाया गया, F, तो इसके इंटरनल भी तो ऐसे फोर्स लग रहा होगा जो इसको रिस्टोर करके अपने ओरिजिनल शेप में ले आएगा। तो जब ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया करेंगे तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकल के आएगा। यानी सिंपली जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको इक्वेट करना है बच्चों, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब हो गया कि फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल न रख के लंबवत खड़ी कर दें। लंबवत खड़ी करने का मतलब ये है कि अगर इसी बॉडी को हम ऐसे ना रख के, अभी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अभी ये चीज़ आप समझ जाइएगा बहुत अच्छे से। इसको मैं रोटेट करूँगा, ठीक, और रोटेट करके मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को देख लीजिए। अब मान लीजिए कि ये जो डायग्राम है, ये जो रस्सी, ये जो कोई भी लेंथ है, कोई भी वायर है, ये यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इस यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों,
यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया। तो इस पर हमने फोर्स नहीं लगाया, बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए इसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया डेल्टा एल। तो इसका मतलब कि इसका जो खुद का वेट है, ये वेट की वजह से लंबाई में परिवर्तन हुआ होगा, और ये वेट इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर काम किया होगा। तब हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तब हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बॉडी का वेट भी फोर्स ही है अपॉन एरिया। अब वेट का फार्मूला क्या होता है, एम जी, तो एम जी डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि इस वायर का ये रेडियस दे दिया जाए, तो रेडियस दे दिया जाएगा तो ये एरिया हम तब भी निकाल सकते हैं कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर आपके सामने रेडियस ना दे के डायामीटर दे दे, तो डायामीटर अगर दे दिया है तब भी हम एरिया इक्वेट कर सकते हैं कि पाई डायामीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये दोनों वैल्यू भी हम यहाँ पर एरिया की जगह रख सकते हैं। अगर रेडियस दिया है तो ये रख सकते हैं, और डायामीटर दिया है तो ये रख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ये भी हमारा फार्मूला होता है, यानी कि ये वही फार्मूला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला। एल एस मैंने लिख दिया सिंपली, चलो लिख देता हूँ पूरा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो जब बॉडी यानी जब किसी वायर का लंबाई उसके खुद के वेट की वजह से बढ़ रहा हो तो एम जी अपॉन ए ले लेंगे, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज हो रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर खुद के वेट की वजह से चेंज हुआ है तब भी रिस्टोरिंग फोर्स हमारा अंदर की तरफ काम करेगा, और ये वैल्यू वेट के ही बराबर होगा, ये वैल्यू नीचे काम करने वाले वेट के ही बराबर होगा। बस समझ में। तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, और यूनिट हमारा वही रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं। समझ में आया। तो जब लंबाई के अलोंग, लेंथ के अलोंग जो हमारा स्ट्रेस काम करता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसके बाद हम बात करते हैं अब दूसरे टाइप पर, जिसे हम वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस के पार्ट हैं, यानी इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल को हिंदी में अभिलंब कहते हैं और स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल कहते हैं। तो अभिलंब प्रतिबल में दो कैटेगरी हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा वॉल्यूम, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पूरे एरिया पर, यानी इधर के एरिया पर, और ये जो इधर वाला एरिया है, इधर वाले एरिया पर, और ये जो बेस वाला है, बेस वाले एरिया पर, इधर वाले एरिया पर, सामने वाले एरिया पर, हर तरफ से फोर्स लग रहा है, और सबका एरिया ए मान लो, फोर्स ए। तो ये फोर्स लगने से ये छोटा हो गया साइज में, ये डब्बा छोटा हो गया, यानी इसका वॉल्यूम में चेंज आया। तो जो स्ट्रेस किसी बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट हमारा रिस्टोरिंग फोर्स भी काम करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, क्योंकि हर सरफेस एरिया पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ भी हम फॉर्मूला वही रखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस वाले में भी फार्मूला हमारा वही रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस में भी फार्मूला वही रहेगा कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इसको आप नॉर्मल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, क्योंकि इस प्रेशर के अगेंस्ट हमारा इंटरनल प्रेशर लगेगा, जो कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में डायरेक्टली एफ अपॉन ए को प्रेशर के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेशर हमारा क्या है, ये इंटरनल प्रेशर है, एफ बाई ए वाला। ये कौन सा प्रेशर है बाबू, ये मेरे प्यारे बच्चों इंटरनल प्रेशर है, याद रखना इंटरनल है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो अब मेरे बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको हिंदी में हम लोग स्पर्शी प्रतिबल बोलते हैं, और टेंजेंशियल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या है, जैसे कि ये कोई ब्लॉक था, अब ब्लॉक के सरफेस एरिया पर लगा। एक्चुअल में ये ब्लॉक ऐसा टेढ़ा नहीं है, एक्चुअल में ये ब्लॉक मान लो सीधा है। एक्चुअल में ये ब्लॉक क्या था, एक्चुअल में तो ये ब्लॉक हमारा सीधा था ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में ये ब्लॉक क्या था बाबू, एक्चुअल में ये ब्लॉक सीधा था, लेकिन इस सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पर इसको टच करता हुआ फोर्स लगा है, और टच करते हुए पूरे सरफेस एरिया पर फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, जिसके वजह से ये पहले सीधा था, अब ये बेंड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स, जब टेंजेंशियल फोर्स जब किसी सरफेस एरिया पर लगता है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से जो स्ट्रेस निकल के आएगा उसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे या शियर स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब हमारा किसी सरफेस पर स्पर्श करता हुआ फोर्स लगे, स्पर्श करता हुआ फोर्स लगे, जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे सामने कोई भी, मैं एक किताब उठा लूँ, मेरे पास किताब ही है, टीचर हूँ तो मेरे चारों तरफ किताब ही होगा ना। अब जैसे ये है, ये सरफेस है, और इस पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं जिसकी वजह से इसका ये चीज़ स्लिप करे, ये स्लिप करे, ठीक है ना। तो ये
ये हमारा पूरा पाल्म का एरिया जितना एरिया पे घेर रहा है, हम फोर्स लगा रहे टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ये ऐसे मुड़ रहा है, देखो ये मुड़ने लगा, ठीक है ना। तो जितने एरिया पर हमारा फोर्स लगा तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया गिव्स द टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। क्लियर हो गया? आपने कहा यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप अगर थ्योरी नहीं भी समझ रहे हैं, हमने जो मुंह से बोला अगर इसको भी अपनी भाषा में आप लिख लेंगे तब भी आपको काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका भी फॉर्मूला हमारा यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस कह लो या शियर स्ट्रेस कह लो, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस कह लो या शियर स्ट्रेस कह लो, इसका भी फार्मूला हमारा फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता है। बस मीनिंग अलग अलग है कि टेंजेंशियल है तो हमारा फोर्स टेंजेंशियल लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस है तो फोर्स ऐसा लगेगा जिससे बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो, यानी फोर्स उस बॉडी के सरफेस पर इस तरीके से लगेगा कि उसका वॉल्यूम चेंज होगा। लॉन्गिट्यूडनल है तो फोर्स इस तरीके से लगेगा उसके सरफेस एरिया पर कि उसके किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, जिससे उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो मीनिंग खाली नाम की वजह से अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है। बात समझ आ गई? चलो, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन को हम लोग हिंदी में विकृति कहते हैं। ठीक है, मन में चलने वाले उथल पुथल वाला भी एक विकृति ही होता है, लेकिन फिजिक्स में एक अलग, ये अलग विकृति है। ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में ये एक अलग विकृति है। ठीक, ये क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उसके प्रारंभिक आकार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक, तो परिवर्तन जो आया वो जो पहले का आकार था वो दोनों के अनुपात को हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। हिंदी में बोले तो किसी भी वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। भिन्नात्मक का मतलब भी होता है भिन्न के फॉर्म में। आपने अगर हिंदी में मैथ पढ़े हो, गणित पढ़े हो, तो भिन्न किसको बोलते हैं? जो P/Q के फॉर्म में लिखा हो उसे ही तो भिन्न कहते हैं। यानी कि इसे फ्रैक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब हो, यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब, इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है ना। अब डायमेंशन किसी भी शेप का हो सकता है, लेंथ वाइज भी हो सकता है, एरिया वाइज भी हो सकता है, वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब ये भी ओरिजिनल चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो इस डायमेंशन का जो यूनिट होगा वही नीचे भी आएगा, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यानी कि इट हैज़ नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं, एंड नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। तो ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है हमारा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के बारे में आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे बाप, ये पेज यहाँ पे क्या आ गया दोबारा से, इस पेज को यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, चलो अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं। तो स्ट्रेन हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या होता है बच्चा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में लंबाई में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? लंबाई में परिवर्तन होता है। बात समझ में? यानी कि अगर किसी बॉडी के लंबाई में परिवर्तन आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है, इस डायग्राम में क्या था? इस डायग्राम में यही है कि भाई लंबाई में परिवर्तन आ रहा। जैसे इस डायग्राम को मैं यहीं से हटा लूँ और यहाँ से हटा के यहीं पर ला के, ठीक है ना, अभी आप समझिएगा, सारे फिगर को मैं एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको बड़े आसानी से समझ आ जाए, और इन फिगर को मैं रोटेट करके सीधा कर दूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। मैं हूँ तो क्या गम है, ऐसा समझो, मैं हूँ तो क्या गम है, कोई गम नहीं होना चाहिए। जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी हमारे एंड से। बस आप प्रयास करते रहिएगा, आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे हम उतना ज़्यादा आपको समझा ले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, और नहीं समझ में आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, उसके लिए भी जुगाड़ है हमारे पास, हर चीज़ का जुगाड़ है। बस आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये इमेजेज आपको दिखने लग गए होंगे, ठीक है ना। और इस इमेजेज के बिहाफ पे अब हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि फोर्स लगा, फोर्स लगने से लंबाई में परिवर्तन आया, तो लंबाई में परिवर्तन और इसकी ओरिजिनल लंबाई एल, ये हमारा क्या देगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, यही चीज़ आपको इस फार्मूले में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लंबाई बटे में ओरिजिनल लंबाई। वैसे दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके लिए ये फिगर है कि इस पर चारों तरफ से आप फोर्स लगा रहे थे, इसके चारों तरफ चारों तरफ से
फोर्स आपने लगाया और हर डायरेक्शन से फोर्स लगाने की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम v था, अब वॉल्यूम इसका कितना बचा, v माइनस डेल्टा वी, v माइनस डेल्टा वी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंज आ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इट गिव्स आउट द वॉल्यूम स्ट्रेन। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान, अगर आकार बढ़ रहा है तो वो स्ट्रेन पॉजिटिव होता है, और अगर में आकार घट रहा है आपके स्ट्रेस की वजह से तो उसे हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो इस फार्मूले में जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन है नेगेटिव आएगा। क्यों, यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, रीजन क्योंकि लंबाई बढ़ा है। तो जब इलोंगेशन हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर उसमें कंप्रेशन आ जाए, घट जाए, कम हो जाए तो उसमें माइनस आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो माइनस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज किया है तो ये वैल्यू हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन का है। अब समझते हैं शियर स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेन को। तो आप मान लीजिए कि ये वाला लंबाई एक्चुअल में यहाँ पर था और ये वाला लंबाई भी हमारा यही, यानी कि ये पूरा डब्बा हमारा सीधा था, समझ रहे हो, या कह लो कि ये डब्बा ये यहाँ पर था, इसको हम इतना दूर खींच लेते हैं, यहाँ पर था, ये ऐसे था, ठीक है, समझ रहे हो, ये डब्बा ऐसे था, यानी कि एक्चुअल में ये लंबाई, ये वाला सीधा था पोर्शन, ठीक, ये ऐसे जाएगा और ये सीधा था। कुल मिला के समझ में आया। अब इस फोर्स की वजह से, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या हुआ कि इसकी ये लंबाई, यानी जो कोना यहाँ था ये कोना सरक के यहाँ पर आ गया। तो इसमें कितना एंगुलर चेंज ये आया, आपने कहा हाँ आया। इस एंगुलर चेंज को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं, शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेन इसको बोलते हैं। यही चीज़ आपको इस डायग्राम में मिलेगा कि जैसे ये अभी आपको आई शेप का फिगर सीधा दिख रहा, इस वाले पर फोर्स लगा जिसके वजह से ये आपने देखा ये बेंड हो गया। तो ये जो एंगल बना, मान लो ये एंगल थीटा है, इस एंगल को यहाँ पर अल्फा जैसा लिखा है, आप इस ए को मान लो ये क्या है, थीटा है। तो थीटा हमारा शियर स्ट्रेन है, ठीक है। ये निकलेगा कैसे, तो कोण है, ये एंगल है। एंगल का सिंपल फार्मूला क्या होता है, आपने कहा सर एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो इसी फार्मूला से ये निकलेगा भी। जैसे कि मान लिया जाए यहीं पर थोड़ी देर के लिए बच्चों कि ये लंबाई जितनी थी, ये इतनी लंबाई एल थी, तो ये टेढ़ा हो गया तो क्या इसकी लंबाई बदल गई, आपने कहा नहीं, पहले भी एल था अब भी एल है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, ये वाली लंबाई किसका काम करेगा, आर्क का। अब इस आर्क को हम थोड़ी देर के लिए डेल्टा एल मान ले इसी यहीं पर, क्योंकि अगर इस लंबाई को हमने एल लिखा है तो इसको हम डेल्टा एल मान ले। तो यहाँ से एंगल का वैल्यू क्या जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, यानी इस फार्मूले से, जो आर्क अपॉन रेडियस है इस फार्मूले से क्या आएगा कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है ना। तो ये हमारा शियर स्ट्रेन है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना, शियर स्ट्रेन, स्पर्शी विकृति, क्लियर हुआ। तो तीन तरह के हमारे विकृति होते हैं, तीनों का फार्मूला हमने आपको समझा दिया, तीनों का डायग्राम हमने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे और अगला हेडिंग है हमारा हुक्स लॉ, ठीक है ना, हुक का नियम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या कहता है, ये कहता है हुक्स लॉ कि किसी बॉडी पर लगाया गया जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस होता है उसमें जो स्ट्रेन आया, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, तो स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेन आया वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हमने किस सिंबल से लिखा, ई सिंबल से। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। अब ई को लिखें हम तो ई बराबर हो जाएगा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल, स्ट्रेस का मतलब प्रतिबल, ठीक, और स्ट्रेन का मतलब विकृति, स्ट्रेन का मतलब विकृति। तो हमारा फार्मूला क्या बना कि ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का मात्रक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विकृति का मात्रक होता ही नहीं है तो मतलब ई का मात्रक भी हमारा होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम और क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। अब पास्कल के लिए सिंबल होता है केवल पी है ना। तो ये ई क्या है, ये तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये हुक्स लॉ जो है बाबू, ये आपके लिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में रोल किसका है, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। तो ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब ये नहीं जानेंगे तो हुक्स लॉ आपके लिए बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम आगे इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट,
टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। तो बेटा इलास्टिक कांस्टेंट यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक के कितने प्रकार हैं। इलास्टिक कांस्टेंट को प्रत्यास्थता गुणांक, जैसा कि हमने आपको यहीं पर बताया कि इसको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले प्रकार को हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और ये लेंथ वाले मटेरियल यानी कि जहां पर लीनियर चेंज हो वहां यूज होता है। कहाँ? लीनियर चेंज, स्ट्रेस की वजह से जहां पर लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो उस वहां पर हम लोग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा, एकदम सेम टू सेम। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ठीक। और ये किसके लिए है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, लीनियर चेंज के लिए। लीनियर चेंज वाले स्ट्रेस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमारा फार्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा। यूनिट हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा, यूनिट में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि मान यहाँ इसकी एक्चुअल लेंथ इतनी है, लेकिन इस पर इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगा, इसके पूरे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर लगा है, इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो जब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर फोर्स लगा जिसकी वजह से इसकी लंबाई में परिवर्तन आ गई डेल्टा एल, प्रारंभिक लंबाई क्या था? एल नॉट। तो अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? तो फार्मूला बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। इसको जब अरेंज करके लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई ए, और ये वाला देखो डेल्टा एल हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक, और ये एल नॉट उड़ के ऊपर आ जाएगा, एल नॉट हमारा ऊपर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब अगर इस बॉडी की लंबाई अपने आप से चेंज हुई हो, अपने खुद के वेट के वजह से चेंज हुई हो, क्योंकि अगर इसको हम सीधा ऐसे लटका दें तो अपनी खुद के वजन की वजह से अगर इसके लंबाई में एक्सटेंशन हुआ हो, तब हम फोर्स के जगह पे क्या ले लेंगे? इस वायर का वेट ले लेंगे, यानी कि mg यूज कर लेंगे। बात समझ आ गई? तो हमारा फार्मूला बन जाएगा mg एल नॉट डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। क्लियर हो गया? यूनिट याद रहे, यूनिट हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा जितने भी हमारे इलास्टिक कांस्टेंट होंगे सबके। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसको 2 सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक इसका सिंबल बनता है ऐसे, और इस सिंबल को हम लोग कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप्पा। ध्यान देना, इसको हम कप्पा बोलते हैं, नॉट गणपति बप्पा, कप्पा। ठीक है ना? तो कप्पा जैसे सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बल्क मॉडुलस हमारा आता है वॉल्यूम के लिए। किसके लिए आता है? जिन उन ऑब्जेक्ट्स के में हम यूज करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जहां पर हमारा कौन सा चेंज हो बच्चों? वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो। किसमें चेंज हो? वॉल्यूम में चेंज हो। ठीक है? कहाँ चेंज हो? वॉल्यूम में चेंज हो। जब लीनियर चेंज हो तब हम यूज करेंगे यंग मॉडुलस, जब वॉल्यूम में चेंज हो तो बल्क मॉडुलस। तो फार्मूला वैसे ही कि वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है? अब वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब, वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे हुआ? जैसे मान लो प्रेशर अप्लाई किया चारों तरफ से, प्रेशर कैसे निकाला गया? तो ये वाला प्रेशर वही है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि ये एरो मान लो फोर्स लग रहे हैं और ये पूरे इंटायर एरिया पर लग रहे हैं। ठीक है ना? तो हम इस फॉर्मूला वैसे ही कि फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो माइनस साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चूंकि फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा प्रेशर हो गया, माइनस साइन लिख दिया, ये वाला माइनस यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हमारा इसका फार्मूला बना बी का। इसका फार्मूला बना बच्चों ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों बना बी का। ठीक है? इक्वल टू ये हो गया बी, इसका फार्मूला। यूनिट की बात करें तो यूनिट वही रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला पता चला। अगर वॉल्यूम आपके फोर्स से इंक्रीज होता तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो आप फौरन हमको बताइए कि अंसारी सर डाउट है, यहाँ पे थोड़ी समस्या हो रही है। यार एक बात बताएं, नौवा ने हमारे यहाँ के बाल को बिगाड़ दिया है ससुरा। इस बाल के वजह से हमारा पता नहीं कैसा फोटो लग रहा है। इतना सुंदर हम आदमी थे, बाल के चक्कर में हमारा बलौड़ा बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। बाल नहीं हमारा, पता नहीं क्या हो गया, ये चिपक गया है एकदम भाई। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने टोपी वोपी लगा रखा हो। सुंदर हो जाए यार थोड़ा सा। चलो लग रहा है ये नहीं होगा। अरे खड़े हो गए ये तो। चलो इसको सही कर लेंगे। अब जाएंगे कल फिर कहेंगे ये क्या किए हो तुम, यहाँ से ये क्या दिखा रहे हो हमको, ये दिख रहा है
तो ये सब हम सही हो जाए यार, एकदम लुक एकदम बढ़िया आना चाहिए, है कि नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। या हे प्रभु थोड़ा सा हमारी सेहत मजबूत कर दो, मतलब मजबूत तो मैं हूँ, दिखने लगूं थोड़ा सा मजबूत, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हूं, ना, गलत फहमी मत पालना। दुबला पतला, हर दुबला पतला दिखने वाला आदमी कमजोर हो ये जरूरी नहीं होता, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारे इन बाजुओं में ताकत नहीं है, भले हमारा हाथ सनी देओल की तरह 2.5 किलो का नहीं है, ताकत भरपूर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे थोड़ी ना यार, देश की सेवा करने वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मारेंगे तो गिराक मारेंगे, जिसको मारेंगे उसको। चलो खैर, लड़ाई झगड़ा यहाँ थोड़ी करना है, यहाँ पढ़ना समझना है। चलते हैं आगे। यार ये दिक्कत दे रहा है, नौवक जाग बोले भाई का काटे हो, ये का कर लूँ मैं, जेल लगा के ऐसे चिपका लूँ का, मतलब। और ऐसे ऐसे करने से मुझे एक फिल्म में एक सीन याद आता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है शायद, उसमें अपने बाल बड़ा सही करता रहता है। क्या करूं आज भैया, हमारे लंका लगी पड़ी है, लेकिन आना तो पड़ेगा। कल तो ज़्यादा खराब दिख रहा था इसलिए हमने वीडियो नहीं डाली थी, आज रिकॉर्ड कर रहा हूं बाल के चक्कर में, यार बड़ा धोखा हो गया एकदम। चलते हैं आगे बच्चों, ये सब तो बदलता रहेगा, क्या ये आज है कल खत्म हो जाएगा, है ना। अगला है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों दृढ़ता गुणांक। क्या बोलते हैं? दृढ़ता गुणांक। और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सिंबल को बच्चे ईटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईटा, ठीक है ना। ये ईटा है, ये एन जैसा सिंबल जो बना है ये एक्चुअल में ईटा है। ये वही ईटा है जिससे मार के खोपड़ी फोड़ा जाता है, समझे। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है दृढ़ता गुणांक का। ये अप्लाई किया जाता है बेसिकली रिजिड बॉडी, रिजिड सॉलिड बॉडीज के लिए। किसके? यानी कि रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड कह लो या सॉलिड बॉडी कह लो, रिजिड या कह लो सॉलिड बॉडी, जिसके में हम फोर्स लगाएंगे तो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन ना आए ऐसे बॉडी के लिए, लेकिन उसके शेप में परिवर्तन आ जाए, तब हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसमें हमारा फॉर्मूला होता है वही कि शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस क्या है ये तो आपको पता चल गया कि इस सरफेस एरिया, ए सरफेस एरिया पर हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमारा इस पूरे इंटायर एरिया पर हमारा कितना फोर्स लग रहा है? एफ। तो शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो गया? शियर स्ट्रेस हो गया हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और इसके वजह से एंगुलर चेंज कितना आया? थीटा, क्योंकि ये पहले लाइन यहाँ पर था, अब ये बेंड होके इधर आ गया, यानी कि थीटा, ठीक। अब मान लिया यहाँ से ये कॉर्नर जो यहाँ पर दिख रहा है, ये कॉर्नर पहले यहाँ पर था, तो ये जो एंगल है ये आर्क का काम करेगा, और ये जो एल दिख रहा है ये एल हमारा लेंथ का काम करेगा। तो यानी कि ईटा बराबर हमारा बन गया बच्चों एफ, यानी कि यहीं से समझ लो एफ अपॉन ए, और थीटा की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो फार्मूला बन गया हमारा एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग यानी कि दृढ़ता गुणांक, और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जितने भी हमारे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, सबका यूनिट यही रहेगा। तो इस यूनिट को बेटा गांठ बना के याद कर लो, दिमाग में भर गया होगा अब तक। अगर दिमाग में अभी भी नहीं भरा है तो तुम्हारे दिमाग का इलाज कराओ, और नहीं करा पा रहे हो तो हमसे मिलो, हम कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब देखो, तनाव जब तक ना पड़े ना तब तक मज़ा नहीं आता है। अब कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर जी आप कभी कभी कूट बहुत ज़्यादा देते हो। जनरली हम मारते पीटते नहीं हैं बच्चों को, लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कूट देते हैं। रीज़न है ससुर इतने नालायक बच्चे आ जाते हैं कभी कभी क्लास में, उनको पढ़ने के अलावा सब करना है। मतलब उनको डॉक्टर भी बनना है, पढ़ाई नहीं करनी है, उनको इंजीनियर भी बनना है, पढ़ाई नहीं करनी है, उनको एनडीए में भी जाना है, पढ़ना ना पड़े, उनको गाड़ी भी चलानी है लेकिन गाड़ी चलाने सीखना ना पड़े। ऐसे ऐसे अक्लमंद लड़के मिलते हैं कभी कभी, तो इनको कूटना पड़ता है। जब इनको कूटोगे इनके जो स्क्रू दिमाग के ढीले होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, और जब टाइट होते हैं तब इनका दिमाग सही मामलों में काम करता है, तब जाके ये पढ़ना शुरू करते हैं। और थोड़ा सा हम लोग एक्सेलरेट, यानी हमारी कुटाई, टीचर की कुटाई को एक्सेलरेटर समझो अपने लिए। हम लोग कूटते हैं तुम लोगों को ना, तो ये एक्सेलरेट कर रहे हैं तुम लोगों को, और जब तुम लोग एक्सेलरेट होगे तो अपने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो टीचर की कुटाई का जो भी बच्चा बुरा मानता है, नालायक इंसान हो तुम, एकदम लायक नहीं हो, जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतना समझ लो। तो टीचर की कुटाई को अदरवाइज जो बच्चा लेता है
जियो अपने मन पे ले लिया, टीचर ने भरे समाज में मार दिया। तुम्हारी इज्जत ना पहले थी ना अब है, इज्जत तब होगी जब तुम कुछ बन जाओगे। ठीक है, वैसे तो हम भी अपने मम्मी पापा के राजकुमार हैं, तुम भी अपने मम्मी पापा के राजकुमार हो, लड़कियां भी अपनी मम्मी पापा की प्रिंसेस हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुमको पढ़ा रहा है टीचर, तुमको समझा रहा है टीचर, तुमको थोड़ा सा डांट दिया, तुम दिल पे लेके बैठ गए। और लड़कियों की बड़ी खराब आदत होती है, रोनी होती है एकदम, ससुरी रोने लग जाती है ऐसे करके। ये रोनी प्रथा जो है ना लड़कियों वाला बड़ा खराब है। सेंटी, ये पढ़ने आए हो यार, मतलब थोड़ा सा अपने अंदर रखो कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर अभी इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि टीचर तुमको क्लास में सुना दे तो धैर्य रख के सुन लो। बात समझे? किसके लिए टीचर बोलेगा? तुम्हारे फायदे के लिए, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को घबराना नहीं है, और मैं बता दूं, तुम लोगों को यकीन हो या ना हो, अभी हम तुम लोगों को, भाई तुम लोग हल्के में ना लेना, एकदम कतई हल्के में मत लेना। तुम सभी बच्चों के लिए रात के 1 बज रहा है इस टाइम। क्या बन रहा है? रात के 1 बज रहा है, और 1 बजे हम तुम लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखो स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे डाल देंगे। तुम लोगों को लगेगा ना कि सर जी गलत बोल रहे हैं, तो गलत नहीं, फोटो खींच लें इसके, ठीक है, इस चैप्टर का। और ये फोटो जो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, टाइमिंग भी घड़ी का देख लेना, यहाँ पर टाइमिंग भी दिखता है, टाइमिंग भी दिखता है, समझ रहे हो। तो देख लेना, 1 बजे तुम लोगों के लिए मेहनत हो रही है। रात के 12:55 हो गए हैं इस टाइम, और तुम लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। और इसके लिए भी अगर तुम लोग यार प्यार नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? तब तो हम समझ जाएंगे कि तुम लोग यार हाँ प्यार करते हो। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आता है हमारा पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है ये हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर ये वायर मान लो, इस वायर को अगर हम खींच के लंबाई बढ़ाएं तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी। आपने कहा हाँ कम हो जाएगी। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि इस वायर को जब हम खींचते हैं तो इसमें मोटाई इसकी कम होती है, यानी इस तरह से कंप्रेस होता है। इस डायरेक्शन में क्या होता है? कंप्रेस होता है, जबकि इस डायरेक्शन में लंबाई बढ़ती है। ठीक, तो जो लंबाई बढ़ रही है इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे, और जो मोटाई घट रही है इसको लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। तो पॉइसन रेशियो यानी हिंदी में पॉइसन अनुपात क्या होता है? लेटरल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि अगर मोटाई कम हुई, पहले मान लेते हैं कि इसकी मोटाई डी थी, तो पहले डी थी, बाद में डेल्टा डी कम हो गई, तो लेटरल स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेस हो जाएगा चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल थिकनेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा, खत्म कहानी। अगर ये पट्टी की तरह ना होके ये वायर हो, तो वायर के केस में हम डायामीटर ले सकते हैं, रेडियस ले सकते हैं। तो डायामीटर के केस में भी ऐसा ही फार्मूला बनेगा। रेडियस के केस में अगर आप लिखना चाहो तो आपको ये आ जाएगा कि डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर अपॉन डेल्टा, ये तो ऐसे ही रहेगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। ठीक है ना। तो ये है पॉइसन रेशियो, और इसको बेटा हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1/2 के बीच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल वैल्यू जो आता है वो 0 से लेके 1/2 के बीच में आता है, माइनस में नहीं जाता। बात समझाई कि थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी जो होती है, थ्योरी करने पर जो हमको मिल जाता है कभी कभी, वो हमको थ्योरी में तो -1 से +1/2 तक मिल जाता है वैल्यू, लेकिन प्रैक्टिकल करने पर हमारे वैल्यू 0 से लेकर 1/2 के बीच में मिलता है। यानी कि 0 to 1/2 का मतलब 0.5, अब -1 to 0.5 प्लस में, इतना हमारा रिजल्ट मिलता है। तो इसे आप लोगों को क्या रखना है? इसे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है बिना किसी टेंशन के। बात समझ आ रही है? तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कितनी हम लोगों ने कई तरह के कांस्टेंट पढ़ लिए। ये क्या है? यंग मॉडुलस, ये है बल्क मॉडुलस। ये कप्पा वाला सिंबल, एक्चुअली में कप्पा जैसा सिंबल बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये के लिखा है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन रेशियो, इन सब में ये रिलेशन का फार्मूला है। ये अलग अलग, जैसे यहाँ पर यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस, पॉइसन रेशियो है, यहाँ पर बल्क मॉडुलस, ठीक है, और ये 4 नहीं है, ये ईंटा है। बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, और पॉइसन रेशियो। ठीक है, यहाँ ठीक बात समझ में। इस वाले में यार बाबू कोई बात नहीं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप ऐसे लिख लो, लेकिन मैं इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया है। ये डाउटफुल है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो 1
2, 3 ये आप लोग याद रख सकते हो और ये नीट के पर्पज से भी आप लोग इसे याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर, जैसे एक वायर है उसको खींचेंगे और इस वायर की अपनी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हो कि वाई है, और इसको खींचेंगे तो कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होती है। तो इसके एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है ये कि 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मान लिया ये वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a और इसकी एक्चुअल लंबाई कितना है L0, तो इस वायर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा बाबू, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई L0, ये है वॉल्यूम ऑफ द वायर। समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज हम लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, अगर किसी वायर को खींचते हैं तो जो हम वर्क किए वो वर्क ही एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। बात समझ में, और ये कितनी होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इस फॉर्म में होती है। ठीक, यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो ये फार्मूला याद रख के आप चीजें चेंज भी कर सकते हो। यहीं पर एक टर्म और आता है एनर्जी डेंसिटी का। क्या आता है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी। यहीं पर एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है कि अगर किसी वायर को खींचे तो उसके एकांक आयतन में जितना एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, स्ट्रेस्ड वायर। क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस्ड वायर, कि किसी खींचे हुए तार में, किसी खींचे हुए तार के प्रति एकांक आयतन में स्टोर स्थितिज ऊर्जा को क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बनता है स्मॉल यू बराबर कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, तो जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी को इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो बन जाएगा हमारा फार्मूला केवल कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, जरूरत पड़ने पर ये फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, जरूरत पड़ने पर कि मान लो आपके सामने स्ट्रेन ना दिया हो, तो स्ट्रेन ना दिया हो तो हम यहाँ से, और यंग मॉडुलस दिया हो तो हम स्ट्रेन को यहाँ से इस फार्मूले से रिमूव कर लेंगे कि यहाँ से स्ट्रेन बराबर आ जाएगा स्ट्रेस बटे यंग मॉडुलस, तो यहाँ स्ट्रेस बटे यंग मॉडुलस रख देंगे, जिससे ये फार्मूला चेंज होकर आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर बटे यंग मॉडुलस। ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज को एज ए कीवर्ड आप यूज करेंगे। और एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व को भी हमने आपको समझा दिया। तो जितना इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को छप्पड़ फाड़ के प्यार दिखाओ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। इलास्टिसिटी हमारा कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और टॉपिक, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।